सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम देखते हैं आज सबसे पहले होमवर्क चेक करेंगे जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क में दिया था आपको, और लगभग सभी ने सॉल्व करके बताया हुआ है सबका, लेकिन जिनका आंसर सही नहीं है तो वो यहाँ चेक कर लें सबसे पहले। तो देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, और जैसा एक बार पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये 20 नहीं है, एक्चुअल में 18 है ना। इसको अपन 20 के कितना करेंगे, 18, 2018। कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2017 880, सब्सक्रिप्शन 7520, डोनेशन रिसीव्ड, एंट्रेंस फी, rent received, electric charge, tax, salary, honorarium to secretary, income on investment, stationery, PT expenses। PT expenses मतलब क्या होता है, छोटे मोटे खर्चे है ना, बिजनेस के चाय पानी के एक्सपेंसेस हैं उनको अपन PT expenses में डाल देते हैं। दूसरा है इंश्योरेंस प्रीमियम। अब जब हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डेट कब प्रिपेयर कर रहे, तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑन as on 31st March 2018, ये हेडिंग के साथ में ही आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। सबसे पहले हम प्रिपेयर फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे इसका। तो ये आपका फॉर्मेट है। डेबिट साइड जो है वो रिसीव का है ना, डेबिट साइड ये जो कॉलम होता है वो कौन सा कॉलम कहलाता है, रिसीव वाला। ठीक है, और क्रेडिट जो क्रेडिट साइड है वो क्या कहलाएगा, पेमेंट का। लेकिन हम डेबिट क्रेडिट लिखते नहीं। जब भी हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले डेबिट में हम क्या लिखते हैं, रिसीव में ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग कैश, इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस BD। BD मीन्स होता है ब्रॉड डाउन, जो पिछले साल का है लास्ट हमारे पास बचा हुआ वो अभी ओपनिंग है, तो क्या बोलते हैं अपन उसको, बैलेंस BD, बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग कैश कहलाता है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ, ये लिखा है कैश बैलेंस, इसको लिखेंगे हम सबसे पहले, कितना हमारे पास 880, ये लिखा हमने कैश। दूसरा देखेंगे सब्सक्रिप्शन, ये इनका सोर्स है इनकम का, इन रिसीव होता है तो हम रिसीव साइड लिखेंगे। कितना दिया है आपका, 7520। सब्सक्रिप्शन के बाद क्या है, डोनेशन रिसीव्ड, ये भी रिसीव हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे 1600 डोनेशन रिसीव्ड। डोनेशन रिसीप्ट के बाद देखो क्या लिखा है, एंट्रेंस फी, ये भी रिसीव होता है तो डेबिट में लिखेंगे एंट्रेंस फी 860। रेंट, यदि सिंपल रेंट लिखा हो तो पेमेंट साइड, लेकिन यहां पर क्या दिया है, रेंट रिसीव, तो कहां लिखेंगे हम, डेबिट साइड, रिसीव हो रहा है क्योंकि, तो रेंट रिसीव कितना हुआ है 1050। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो क्या है आपका 680, एक्सपेंसेस है तो पेमेंट साइड लिखेंगे क्रेडिट में। फिर टैक्स, टैक्स भी आपका क्या है, एक्सपेंसेस, तो क्रेडिट में लिखेंगे हम टैक्स 100। सैलरी, सैलरी एक्सपेंसेस है तो क्रेडिट में लिख देंगे हम 4300। फिर क्या है, हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी को सैलरी है, एक्सपेंसेस है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में 500। फिर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है रिसीव हो रहा है सोसाइटी को तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 590। स्टेशनरी देखेंगे उसके बाद, बिल्कुल सीरियल से लिखना हमें 70 रुपीज। एक्सपेंसेस है तो क्रेडिट में लिखेंगे पेमेंट साइड 70। उसी के साथ में देखो PT एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस है तो पेमेंट में लिखेंगे 180। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम 60 रुपीज, ये भी एक्सपेंसेस है तो क्रेडिट में लिखेंगे पेमेंट साइड 60। ठीक, अब डेबिट का हम टोटल करेंगे सबसे पहले। तो डेबिट का टोटल कितना है, हमेशा रिसीव्ड और पेमेंट में डेबिट का हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है, या फिर दोनों साइड का इक्वल होगा यदि क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश और बैंक का। तो यहां पर हमने सबसे पहले डेबिट का टोटल किया, कितना आ गया आपका
12,500। अब हम क्रेडिट में लिखेंगे बैलेंस CD, मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि इस 12,500 में से, यहाँ पर इस 12,500 में से डेबिट का एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करना। तो हमें इसका टोटल करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, इलेक्ट्रिक चार्ज से इंश्योरेंस प्रीमियम तक, इन सब का हम टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर इनका टोटल है 5,980, सॉरी 5,890, कितना है 890, इतना आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर देंगे। तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9, यहाँ पर 0, इसका टोटल थोड़ा सा मिस्टेक है, टोटल चेक करते हैं अपन। 5, यहाँ पर कितना आएगा 9, यहाँ पर 90 है ना, यहाँ पर क्या है 90, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पर कितना आएगा 6 ना, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ पर 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6। तो ये आपका बचा क्लोजिंग बैलेंस कैश, इतना है आपके पास लास्ट में, है ना। तो 6,610 यहाँ पर लिख देंगे हम, बैलेंस CD 6,610। अब दोनों साइड का टोटल बराबर कर देंगे, यहाँ पर भी हम कितना लिखेंगे 12,500 इक्वल, ये आ गया। तो ये तो था आपका कल का होमवर्क, है ना। अब हम करेंगे सेकंड क्लास आज की स्टार्ट, मतलब ये सेकंड क्लास का एक पार्ट था आपका होमवर्क जो हमने दिया था, वो आपको ऐसे ही कराया जाएगा जिससे आप अपना होमवर्क चेक भी कर लें। बहुत सारे लोगों का सही था। अब हम देखेंगे आगे, तो आज हमें क्या पढ़ना है इसी में हम आगे देखते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पहले थ्योरी का पोर्शन देखेंगे कुछ, तो ये है आज हम क्या पढ़ेंगे, रीजन फॉर एडॉप्टिंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर ये देखो क्या है, रीजन फॉर एडॉप्टिंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कैश सिस्टम रखती हैं, जो अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करती हैं, वो किस बेसिस पर करती हैं, कैश सिस्टम पर। हमने कल देखा था क्यों करती हैं वो ऐसा। तो पहले हम इसके रीजंस देखने होंगे क्यों करते हैं। तो पहला देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर रीजन में, दिस सिस्टम इज वेरी इजी टू प्रिपेयर, है ना, ऑपरेट। मतलब जो कैश सिस्टम है इसको ऑपरेट करना बहुत ही इजी होता है। इसी में आगे, इट रिक्वायर टू वेरी फ्यू बुक्स ऑफ अकाउंट। इनमें हमें बहुत सारी बुक्स की जरूरत नहीं होती। जैसे आप ये देखेंगे, गर्ल्स दिख रही है कितनी सारी बुक्स रखे हैं, है ना। ये अकाउंटिंग का काम करती हैं, कोई बिजनेस में होती तो उनको बहुत सारी बुक्स रखना होती हैं। बहुत सारी बुक्स से मतलब है कि इनको परचेज बुक, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, सेल्स बुक है ना, फिर प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट है, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, फिर BR की बुक बनती है और BP की बुक बनती है। BR मतलब बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, बहुत सारी बुक्स ऐसे बनती हैं। तो यहाँ पर जो कैश बेसिस में हमें 2 या 3, 2 और 3 बुक्स को ही मेंटेन करना होता है, इसलिए इजी होता है, इसलिए इसको अडॉप्ट करते हैं कैश सिस्टम को। ठीक है। सेकंड देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। सेकंड देखेंगे पहले, द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग doesn't require a very experienced of trained person for the maintenance of cash book। मतलब जो कैश सिस्टम है उसमें हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती, नीड नहीं होती है जो बहुत ट्रेंड हो, है ना। एक सिंपल जो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं इसके लिए 10th 12th भी पास है, 10th वाला भी इसको मेंटेन कर सकता है, ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है। तो इसमें ज़्यादा हमें किसी एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति या पर्सन की नीड नहीं होती, इसलिए इसको मेंटेन करते हैं। और ज़्यादातर जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो इसको ही रखते हैं, कैश सिस्टम को। दूसरा, मेंटेनिंग, यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट देखिए, मेंटेनिंग जस्ट 2 or 3 बुक्स ऑफ अकाउंट
proves very economical to a non-trading concern। इसमें क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट कम मेंटेन करना होती है, 2 और 3 ही अपना काम हो जाता है, इसलिए कैसा होता है, इकोनॉमिकल होता है, खर्च एक्सपेंस जो है वो कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम रीजन इसके। तो 4th नंबर पर देखेंगे, अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ओके, बट इन्होंने बोला इस सिस्टम में जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, देखो पैसा एक गिवन कर रहा है, टेकन कर रहा है, ले रहा है, दे रहा है, जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होगा, पैसा आएगा या जाएगा, उसको हम इस बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बट द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम बुक। कौन सी बुक में मेंशन करते हैं, मेमोरेंडम बुक्स में, ये है मेमोरेंडम बुक्स में, है ना। अब क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो होते नहीं है, फिर यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात कैसे आई, तो पहले हम इसको समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके डॉक्टर हैं, है ना, हम बोलते हैं फैमिली डॉक्टर, ठीक, तो डॉक्टर जो होते हैं वो हमेशा कैश बेसिस पे काम करते हैं, भाई कैश, क्योंकि प्रोफेशनल पर्सन है। लेकिन कभी कभार हम व्यवहारी में उनसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी कर लेते। कैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, भाई दवा लेने गए, कुछ पैसे कम पड़ गए, या वहां पर हमें दवा लेना थी, तो हमने डॉक्टर से बोला सर हम फीस आपको कल दे देंगे, अभी हम दवा ले रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर आपको मेडिसिन तो देते नहीं है, मेडिकल से खरीदना होती है, तो उनकी फीस हम उनको बाद में दे देते हैं, उनसे बोलते सर कल दे देंगे। तो वो जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म, तो एक बुक में उसको नोट कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बुक। ठीक, फॉर जस्ट सेक ऑफ मेमोरी, सिर्फ याद रखने के लिए उसको ऐसा वो करते हैं, बाकी उस बुक्स का कोई उपयोग नहीं करते हैं, है ना। फिर लास्ट, इन द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आर वेरी लिमिटेड। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में जो ट्रांजैक्शन के नंबर हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इसलिए इनको ये क्या करते हैं, कैश सिस्टम को फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ये थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके फाइनल एग्जाम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सभी के लिए हैं, इसीलिए इन चीजों को मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब देखेंगे हम डिफरेंस, यहां पर डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन। अब हमें पता होना चाहिए डिफरेंस। अभी आपने 2 दिन में क्या पढ़ा है, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन, और 1 साल आप पढ़ के क्या आए हैं, ट्रेडिंग या बिजनेस बोल सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों पर हम डिफरेंस या किन किन बेसिस पर हम डिफरेंस लेंगे। तो हमारे पास 3 कॉलम है, इन 3 कॉलम में हम सबसे पहले देखेंगे आपका बेस, यहाँ पर बेस। तो बेस में देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, पहला बेस क्या, ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, पहला देखो, तो किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन की, है ना। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द मेन एम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन इज अर्न प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ये आप देख रहे हैं, पैसा रखा हुआ बोरा भर के, ज्यादा से ज्यादा ये लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। कौन, ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन, इनका ये काम होता है कि भाई प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, बोरे भर जाए उनके घर पे, ऐसा। ठीक है, लेकिन नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन जो है उनका क्या है, देखो, द मेन एम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन इज सोशल वेलफेयर एंड नॉट प्रॉफिट इन अर्निंग, है ना। उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है, सोसाइटी को कुछ मैसेजिंग करना, उनको क्या करना, इनकरेज करना अच्छे काम करने के लिए। यहाँ पर देखो, ये जो आप एक
प्ले देख रहे हैं, इनमें क्या करते हैं, एक प्ले के थ्रू सोसाइटी को अच्छी चीज़ों को सिखाते हैं, है ना, कि हमें व्यक्तियों के साथ व्यवहार क्या करना चाहिए, कैसे हम इनके साथ अपनी सोसाइटी में अदर पर्सन के साथ व्यवहार करें, या हम कुछ गलत काम करते तो हमारे साथ क्या होगा। ये इनको मैसेजिंग मतलब कोई अच्छे काम करने के लिए इनकरेज करते हैं, कौन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फिर क्या देखेंगे, सेकंड एग्जाम्पल, ये बेस है, हमें लिखना जरूरी है अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर क्या कहलाता है, जिसमें क्या होता है, एक ही पर्सन, यहां पर देखो, जिसमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति, यहां कलर चेंज करना होगा, यहां पर, जिसमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति क्या होता है, ऑनर, सिर्फ एक ही व्यक्ति। सोल ट्रेड में एक ही पर्सन क्या होता है, उसका ऑनर होता है, सब प्रॉफिट लॉस उसी का। अब इसके बाद सेकंड क्या दिया है, पार्टनरशिप। अभी आप पढ़ेंगे 12th में, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, लगभग इसमें से 50% आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना, पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप जो है, इसमें मोर देन 2%, 2 और मोर देन 2% होते हैं, ज्यादा से ज्यादा। फिर क्या है आपकी कंपनी, ए भी पढ़ेंगे, इसमें से भी आपका 25% आता है फाइनल एग्जाम में, बोर्ड में, ठीक है। इसमें से 40%, 40 से 50, इसमें 20 से 30, तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके एग्जाम्पल हैं, सेल, है ना, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन। अब क्या देखेंगे हम, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन। तो नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन में क्या है, हॉस्पिटल, कल मैंने बताया था, एजुकेशनल स्कूल है, आपकी कोचिंग है, ये सब क्या कहलाती है, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन। लाइब्रेरी, आपको बताए थे ना, साल भर बुक्स रीड करने के 10-15 रुपीज लगते हैं और वापस कर देते हैं हम बुक्स उनको, ऐसा नहीं कि रख लिए। स्पोर्ट्स क्लब, ये भी सब क्या कहलाते हैं, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। अब ये है आपका कैपिटल, नेक्स्ट बेस क्या है, कैपिटल। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन में। तो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन हैव देयर ओन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ऑनर ऑफ द फर्म। जो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके ऑनर क्या करते हैं कि कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, अपनी खुद की कैपिटल को क्या करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट होना है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, देयर ओन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द फर्म, अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। लेकिन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो क्या है उनका, तो यहां देखेंगे आप, यहां पर द इंस्टीट्यूशंस डू नॉट हैव देयर ओन, है ना, देयर ओन कैपिटल, देयर ओन कैपिटल बट वाई सरप्लस, इनकी खुद की कोई कैपिटल तो नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, सरप्लस अमाउंट एंड डोनेशन सच फंड इज जनरेटेड, है ना। ये क्या करते हैं कि जो इनके इंस्टीट्यूशन का सरप्लस होता है, सरप्लस क्या है, जब एक्सपेंसेस से आपकी इनकम या रिसीव ज्यादा होती है वो कहलाता है सरप्लस। तो ये सरप्लस मतलब एक्सपेंस से जब इनकम ज्यादा होती है तो वो सरप्लस होता है। तो इस सरप्लस को और डोनेशन को से वो फंड जनरेट करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, फंड, वही इनकी कैपिटल जैसी होती है ना, कि भाई इतना पैसा इनके पास है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग। तो यहां पर देखो अकाउंटिंग, अब अकाउंटिंग क्या है, तो ट्रेडिंग वाले में देखेंगे हम सबसे पहले। अकाउंटिंग जो है, डिफरेंस बुक्स आर यूज फॉर अकाउंटिंग एंड ट्रेन अकाउंटेंट इज रिक्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या होती है, डिफरेंस बुक होती है यूज, और कैसा अकाउंटेंट चाहिए पड़ता है हमारे लिए, ट्रेंड वाला चाहिए पड़ता है ना, ट्रेंड अकाउंटिंग।
तो डिफरेंस बुक्स क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया हुआ था कि आपको सेल्स बुक, ठीक है, सेल्स बुक रखना है, परचेज बुक रखना है। हम क्या मेंटेन करते हैं, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, है ना, फिर बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, ये बहुत सारी बुक्स इनको मेंटेन करना होती है। और यहाँ पर देखेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या है, दीज इंस्टीट्यूशन डू नॉट रिक्वायर मैनी अकाउंटिंग बुक्स फॉर द अकाउंटिंग। इनको बहुत सारी बुक्स की नीड नहीं होती, 2-3 बुक्स से ही इनका काम चल जाता है, ठीक है, कम बुक्स इनको नीड होती है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर रिटर्न ऑफ वर्क, मतलब जो ये काम करते हैं इनसे इनको क्या रिटर्न होता है। तो भाई बिजनेसमैन है, हम क्या देखेंगे बिजनेसमैन में, तो बिजनेसमैन में देखो क्या है, ट्रेडिंग वर्क जनरेट देयर प्रॉफिट और लॉस। या तो यहाँ पर हमें क्या होगा, ट्रेडिंग वाले में प्रॉफिट होगा या फिर क्या लॉस होगा, ये दो चीजें हैं, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। लेकिन यहाँ बात करें यदि हम नॉन ट्रेडिंग में, तो दीज इंस्टीट्यूशन गेट देयर सरप्लस। अब भी मैंने बताया था सरप्लस क्या कहलाता है, जब इनकम आपकी एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है वो सरप्लस। और डिफिसिट क्या कहलाता है, जब आपकी एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो तो वो डिफिसिट कहलाता है। एग्जाम्पल में मतलब क्या होगा कि जो डिफिसिट है एक प्रकार से लॉस ही है इनका, और सरप्लस वो एक प्रकार से प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि नॉन ट्रेडिंग है इसलिए सरप्लस जो है ना, जो प्रॉफिट है उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस, मतलब आपकी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। डिफिसिट मतलब क्या होगा, आपकी एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखेंगे हम यहाँ पर, दीज इंस्टीट्यूशन हैव टू शो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये क्या बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। तो इतने अकाउंट इनको प्रिपेयर करना होते हैं। लेकिन नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन में क्या है, दीज इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। क्या प्रिपेयर करती हैं, सबसे पहले रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी हम फर्स्ट स्टेज पर हैं, हम फर्स्ट स्टेज क्या पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ पर जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमें सेकंड क्या सीखना है, इनकम एक्सपेंडिचर, फिर क्या सीखेंगे हम, बैलेंस शीट। तो एक कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करती हैं, कौन सी नॉन ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग वाली कौन सी करती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। अब हम देखेंगे आज का क्वेश्चन, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिसीव फ्रॉम भोपाल लिटरेरी क्लब प्रिपेयर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑन 31st March 2018, कैश बैलेंस ऑन 1 April 2017, बैंक बैलेंस 4500। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें कैश और बैंक के दोनों बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। फिर सेक्रेटरी सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब हमने गवर्नमेंट से सिक्योरिटी परचेज की है 6% जिसपे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब तक मिला नहीं है तब तक हमें यहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे, है ना। आगे एडवर्टाइजमेंट, फायर इंश्योरेंस 700, एक्सपेंसेस रिगार्डिंग स्पोर्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम एंट्रेंस फी 2 ईयर का है, 2016-17 1000 और 17-18 12,000। रिसीव फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 2016-17 900, 2017-18 20,000, 2018-19 500, ठीक। 3 इयर्स का दिया सब्सक्रिप्शन यहाँ पर, मतलब लास्ट ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, है ना, ये दिए हुए हैं।
अब 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। नहीं है, नहीं, एक हाँ, तो यहां पर हम क्या देख रहे थे कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो 3 इयर्स का गिवन है। 3 इयर्स कौन कौन सा है? लास्ट ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर को हम एडवांस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया है, तो सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर एक और खास चीज क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कैश बैलेंस ऑन 31 मार्च 2018, मतलब क्लोजिंग बैलेंस पहले ही से गिवन है। इस क्वेश्चन में आपका आंसर ही दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे रिसीव्ड और पेमेंट दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल आएगा, ठीक है, क्योंकि रिसीव्ड एंड पेमेंट से हम क्लोजिंग कैश या क्लोजिंग बैंक बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर दिया है तो अब दोनों का टोटल कैसा आएगा, इक्वल। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग, तो फर्स्ट यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो डेबिट साइड मतलब रिसीव साइड क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में देखो कहाँ लिखा है, ए लिखा है 1 अप्रैल 2017 कैश का बैलेंस दिया है कितना, 50 रुपीज, और बैंक बैलेंस कितना दिया है 4500। तो हम डेबिट में लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस बीडी और दोनों को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल आ गया, यहाँ देखेंगे आप पहले। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी, कैश का कितना है 50, बैंक का कितना है 4500, टोटल कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कितना 4550। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेक्रेटरी सैलरी, ये सैलरी है, एक्सपेंस है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, ये लिख दी हमने सैलरी। फिर क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंसेस है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, मतलब पेमेंट साइड, प्रिंटिंग और स्टेशनरी। फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट हमने परचेज की है, पैसा जा रहा है, कैश क्या है आउटगोइंग है तो कहाँ लिखेंगे, पेमेंट साइड। फिर क्या है इसके बाद नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है आपका, एक्सपेंसेस है, इसमें भी पैसा आउटगोइंग है, पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड लिखेंगे 2500। फिर फायर इंश्योरेंस, ये भी एक्सपेंसेस है तो क्रेडिट में आएगा, ये देखो ये लिखा हुआ है फायर इंश्योरेंस, एक्सपेंसेस है तो पेमेंट में। फिर क्या है, एक्सपेंसेस रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है, पैसा जा रहा है तो पेमेंट में लिखेंगे हम, ठीक है, जी लिख दिया स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ, अब रिसीव्ड फ्रॉम एंट्रेंस फी, ये लिखा है, ये बताया था मैंने कि कितने ईयर का दिया है, गिवन है 2016-17 1000 और 17-18 12,000। तो पहले हमें यहाँ लिखेंगे एंट्रेंस, ये लिखा एंट्रेंस फी, लास्ट ईयर का हमें कितना मिला 16-17 का 1000 और करेंट ईयर कितना मिला है 12,000, टोटल कितना हुआ 13,000। इसके बाद नेक्स्ट क्या रिसीव हुआ है, देखो ये लिखा है रिसीव फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन कितने ईयर का दिया था 3 इयर्स का, 2016-17 900 मतलब लास्ट ईयर का, फिर 2017-18 एक करेंट ईयर का है जिस साल हम ये बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और 2018-19 ये नेक्स्ट ईयर का है आने वाला, तो एडवांस बोलेंगे। तो रिसीव साइड लिखेंगे हम डेबिट में, क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन में लिख देंगे 3 इयर्स का है ना, मतलब लास्ट ईयर 900, करेंट ईयर 20,000 और एडवांस का 500, टोटल कितना है आपका 21,500। तो यहाँ लिख देंगे हम 21,400, ये लिख दिया। अब यहाँ का टोटल कितना दिया है 12,500, ये हमने सब टोटल कर दिया। अब यहाँ पर हम यहाँ से कहाँ से यहाँ तक टोटल करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा टोटल कितना है उसको देखेंगे हम, फिर इसका, तो यहाँ पर एक्चुअल में जो टोटल है ये रॉन्ग है, यहाँ पर ये वाला टोटल 12,500 नहीं है, क्यों, यहाँ 21
13,000 और 4,000, तो इनका टोटल करो आप, कितना आएगा देखो, 13 और 20 कितना आ जाएगा, 33 और 1 तो 34, 34 और 4 तो कितना आएगा 38, 950। तो हमारा जो टोटल है वो कितना है 38,950 है ना। टोटल देख लेते हैं अपन, इसका टोटल लगा के देख लेते हैं 38,950। तो यहाँ कहाँ लगा दें, नीचे, यहाँ पर कितना लिखेंगे 38,950, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 38,950, ठीक है। कितना है यहाँ पर देखो 10, 13 है ना, और 5 18, 20, 21, 700, तो 21,700। एक बार चेक कर लेंगे, तो 0, 5, 2, 7, 1, ये अपन ने इसको माइनस कर दिया, रिसीव में से पेमेंट माइनस कर दी, कितना बचा 17,250। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन एक क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैसा है, कैश प्लस बैंक दोनों का है, ठीक है, दोनों का कंबाइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस CD। देखो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, कि आपका जो कैश बैलेंस है वो कितना दिया 650, बैंक बैलेंस कितना दिया 16,600, टोटल कितना आ गया, ये देखो आ गया 17,250, दोनों बराबर हो गए। अब दोनों का टोटल, हमें यहाँ पर भी मिस्टेक है, कितना है, इसको अपन अलग कर देंगे, कितना लिखेंगे 38,950 टोटल करेंगे। ये आ गया आपका, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यदि आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आज का जो होमवर्क है मैं आपको व्हाट्सअप पर भेजूंगा, है ना, स्लाइड में नहीं दूंगा, मैं होमवर्क आपको व्हाट्सअप पे दूंगा। आ गया, थैंक यू।